Hello students, today's topic will be discussed about the cell cycle and cell division. Cell cycle, and cell division. In this topic, today we will discuss C value. C value स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर देखते हैं सी वैल्यूज क्या होता है। सी वैल्यूज में अगर देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि यह जो बेसिकली ऐसे कंडीशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम को डिसाइड करते हैं। इट मीन्स अगर देखा आता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है डीएनए कंटेंट में, जो यहाँ पर जो सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट्स होते हैं उसके रिप्रेजेंटेशन को हम सी वैल्यू कर सकते हैं। इट मीन्स अगर हम लोग अर्लियर स्पेसिफिक कर चुके हैं कि बेसिकली अगर देखा आता है कि ऐसे कंडीशन में जो सेल साइकिल होता है वो कितना होता है। सेल साइकिल में बेसिकली 4 फेजेस में डिवाइड होते हैं, जिसमें से हम कह सकते हैं इसमें क्या होता है बेसिकली ये होता है G1 फेज होता है। G1 के साथ साथ कहते हैं G2 फेज, इसके S फेज होता है। S फेज के साथ साथ G2 फेज होता है। G2 फेज, M फेज, G1, S, G2, ये होता है M फेज। देन अगर इसको देखा था ये साइटोकाइनेसिस का होता है। साइटोकाइनेसिस एंड देन G0 फेज, ये फेजेस होते हैं। जहां पर एक प्रेपरेटरी फेज होता है इसको देखा था हमने, इसमें बताया था कि इसे क्या कर सकते हैं रेप्लिकेशन का फेज होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सिंथेसिस का फेज होता है जो डीएनए सिंथेसिस का कार्य कर सकता है। और दूसरा जो होता है इसके G0 जो सेकेंड गैप फेज होता है, इसमें देखा जाता है जो बेसिकली यहाँ पर ऐसे कंडीशन में जो गैप सेकेंड में भी होता है रेप्लिकेशन का जो आरएनए का इसका जो परमानेंट इसमें कंडीशन होता है। ऐसे कंडीशन में बेसिकली अगर हम बात कर लेते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि इस फेज में हम लोग जो होता है जो G2 फेज में हमने बेसिकली बताया कि क्या होता है ऐसे कंडीशन में ये जो होता है कि इसका G2 फेज में प्रोटीन सिंथेसिस का ऐसे एक्टिवेट कर सकता है। एम फेज को हमने बताया था, एम फेज को जिसे हम कह सकते हैं एम फेज में बेसिकली अगर देखते हैं एम फेज में क्या होता है ये माइटोसिस फेज होता है, माइटोसिस फेज। और माइटोसिस फेज में अगर हम लोग देखते हैं क्या होता है कि इसको पुनः जो होता है 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है, जैसे हम लोग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये आता है मेटाफेज। इसके बाद होता है इसका डाइकाइनेसिस का पार्ट आता है। G0 फेज को हमने बताया था, इसमें G0 फेज होता है ये इनएक्टिव फेज होता है, इनएक्टिव फेज। अब यहाँ पर देख रहा था जो इनएक्टिव फेज के साथ साथ अगर हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर सी वैल्यू की। सी वैल्यू क्या होती है, सी वैल्यू में अगर देखते हैं सी वैल्यू में अगर बेसिकली हम जो बात कर सकते हैं इस सी वैल्यू में हम बेसिकली बात कर सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में जो डीएनए कंटेंट होता है, डीएनए कंटेंट इसमें जो होता है जो प्रेजेंस ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम के पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंटेशन को हम इसमें कह सकते हैं सी वैल्यू कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में देखते हैं सेट ऑफ क्रोमोसोम present in DNA content is known as C value। ये जो होता है जो किसी भी डीएनए कंटेंट में अगर देखा आता है जो क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होता है उसके सेट को हम क्या कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं सी वैल्यू कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ अगर देखते हैं बेसिकली अगर किसी क्रोमोसोम में अगर देखते हैं कि इसकी जो कंडीशन होती है कैसे होता है, वो हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। अगर ये क्रोमोसोम होते हैं इसके क्रोमोसोमेटा का पार्ट होते हैं, ऐसे कंडीशन में जो होता है क्रोमोसोम देखा जाता है ये क्रोमोसोमेटा का पार्ट होते हैं।
क्रोमोनोमेटा के साथ साथ सेंट्रोमियर के पार्ट होते हैं। अब इसमें जो होता है बेसिकली अगर देखते हैं जो भी सेंट्रोमियर्स होता है क्रोमोनोमेटा के पार्ट, ये हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। हैप्लॉइड के साथ साथ जैसे इसमें क्या होता है, जब इसका देखा जाता है हैप्लॉइड से क्या होता है वो डिप्लॉइड फेज में जाता है। डिप्लॉइड फेज में आने के साथ साथ अगर इसकी देखते हैं जो कंडीशन होता है कि ऐसे कंडीशन में यह डिप्लॉइड के कंडीशन में बेसिकली ये डुप्लीकेशन की कंडीशन हो जाता है। इसमें जो होता है ये डुप्लीकेशन हो जाता है, डुप्लीकेशन। ऐसे कंडीशन में इसमें जो क्रोमोनोमेटा का पार्ट होता है ये क्या करता है, इसमें ये जो होता है बेसिकली डिप्लॉइड कंडीशन में आ जाता है। डिप्लॉइड कंडीशन में आने के साथ ही साथ ये में जो होता है इसमें डिवीजन हो जाता है, डिवीजन। तो यहाँ पर अगर देखा जाता है ये जो होता है अगले स्टेज में ये आकर के क्या होता है इसको चेंज कर लेता है, ये चेंज हो जाता है। और चेंज करने के साथ ही साथ यहाँ पर जो क्रोमोनोमेटस का पार्ट होता है वो डिप्लॉइड कंडीशन में होता है। यानी इसको देखा जाता है कि ये फिर क्या होता है इसकी जो कंडीशन होती है चेंज हो जाती है, ये चेंज हो जाती है बेटा, ये चेंज हो जाती है, ये चेंज होता है बेटा। और इस तरीके से यहाँ पर इसकी जो होती है जो क्रोमोसोम की पार्ट होती है ये आगे के चेंज होकर के एक नया ब्रांचेस के फॉर्म में इसमें चेंज कर लेता है। अब ऐसे कंडीशन में देखा था जो सी वैल्यू की बात कर सकते हैं। सी वैल्यू बेसिकली अगर इसको देखा था ये इसका जो होता है जीवन स्टेज से ये हम फर्स्ट गैप फेज कह सकते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज कह सकते हैं। इसके कंडीशन में क्या होता है अगर सी वैल्यू अगर देखा था, अगर मान लीजिए इनिशियल कंडीशन में हैप्लॉइड सेल है तो हैप्लॉइड सेल में क्या होता है इसकी जो सी वैल्यू होती है ये सी वैल्यू कितने होता है, ये मान लीजिए x इक्वल टू 1 होता है, ये हैप्लॉइड कंडीशन होता है, ये हैप्लॉइड कंडीशन होता है। सी कैसा होता है, सी हो गया हैप्लॉइड। तो ऐसे कंडीशन यहाँ पर क्या होता है सी हो गया, यहाँ पर सी हो गया डिप्लॉइड। तो ऐसे कंडीशन में जो इसकी जो वैल्यू होती है बढ़ जाती है, वैल्यू जो होती है बढ़ जाती है। ऐसे कंडीशन में देखा जाता है जो बेसिकली अगर मान लीजिए किसी प्लांट की कंडीशन में, प्लांट यानी एंजियोस्पर्म की कंडीशन में देखा जाता है, एंजियोस्पर्मिक कंडीशन में ये हैप्लॉइड कंडीशन में पाया जाता है। इंडोस्पर्म के कंडीशन में कैसा होता है, ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन में होता है, ट्रिप्लॉइड कंडीशन में हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो जिम्नोस्पर्म में भी जो देखा जाता है, जिम्नोस्पर्म में भी क्या होता है ये बेसिकली ये हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। अगर ये मान लीजिए हैप्लॉइड ये सी बराबर कितना ये क्या होता है सी इक्वल टू m है, तो अगर यहाँ पर देखा जाता है हैप्लॉइड जो एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म के कंडीशन में कैसा होता है ये 2m हो जाता है, 2m आएंगे। या फिर इसको देखा था जो बेसिकली जो इंडोस्पर्म मान लीजिए किसी सेल का जो इंडोस्पर्म में होता है, इंडोस्पर्म में भी इंडोस्पर्म में कितना होता है, इंडोस्पर्म के लिए होता है इंडोस्पर्म कैसा होता है, इंडोस्पर्म मान लीजिए इंडोस्पर्म में होता है वो 3n होता है, हैप्लॉइड होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है हैप्लॉइड के लिए क्या होता है 3, तो यहाँ पर 3n हो जाएगा। इसी वैल्यू कितना है मान लीजिए कोई किसी एंजियोस्पर्म का जो होता है 10, इसका अगर देखा जाता है जो यूनिट होता है, यूनिट कैसा होता है इसके बेसिकली इसका यूनिट पिकोग्राम में होता है। यूनिट कैसा होता है इसका सी वैल्यू होता है, यूनिट होता है पिकोग्राम होता है। तो मान लीजिए किसी सेल का या एंजियोस्पर्मिक सेल में मान लीजिए 10 इसका होता है या 10 क्रोमोसोम होता है, तो सी वैल्यू कितना होता है डिप्लॉइड सेल के लिए अगर हैप्लॉइड है हैप्लॉइड लेगा तो 10 हो जाएगा, डिप्लॉइड है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है ये 2 × 10 हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर ट्रिप्लॉइड है तो क्या होता है ये 30 हो जाएगा। यानी जैसे जैसे इसका वैल्यू बढ़ता है, जैसे जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ये सी वैल्यू या इसका जो डिवीजन बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से इसका सी वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। या ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जैसे इसका क्रोमोसोम संख्या क्रोमोसोमल नंबर इसका इंक्रीज करेगा उसी के साथ साथ क्या होता है
इसका क्रोमोसोम के साथ साथ इसका C वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाता है कि बेसिकली ऐसे कंडीशन में जो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता प्रेजेंट होता है डीएनए कंटेंट में, उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे C वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये नंबर ऑफ डीएनए कंटेंट किसी सेल में या किसी सेल के कंडीशन में, सेल साइकिल में या किसी सेल साइकिल का जो फेज होता है, जो क्रोमोसोम बढ़ता है, उसी बढ़ने की इसकी प्रायोरिटीज को या इसके कंडीशन को हम कहते हैं C वैल्यू कह सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट अगर देखा तो जो सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है, इसके साथ साथ जो सेकंड फेज में आता है इसका सेल साइकिल के लिए जो देखा था हम लोग, क्योंकि सेल साइकिल के बारे में इसको ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ये एक C वैल्यू पर कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है, तो C वैल्यू में आप लोग ज्यादा कंफ्यूजन न हो करके इतना जानिएगा कि किसी भी सेल साइकिल में जो डीएनए कंटेंट होता है उसमें प्रेजेंट डीएनए कंटेंट में प्रेजेंट क्रोमोसोम को ही हम क्या कहते हैं, C वैल्यू कर सकते हैं। डीएनए कंटेंट में जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसके कंटेंट में प्रेजेंट क्रोमोसोम को हम C वैल्यू कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ इसका जो सेकंड पॉइंट होता है इसका चेक पॉइंट होता है। चेक पॉइंट देख लीजिए, एक चेक पॉइंट का होता है, इससे रिलेटेड है चेक पॉइंट। सेल साइकिल में चेक पॉइंट क्या होता है, देन हम लोग आगे इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट होता है बेसिक चेक पॉइंट देख लीजिए। चेक पॉइंट सेल साइकिल में दूसरा होता है चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में अगर देखा जाए तो बेसिकली अगर इसमें भी सेल साइकिल में अगर देखा तो अपने आगे देखते हैं, सेल साइकिल में 3 टाइप के चेक पॉइंट होता है। ये हो गया स्टूडेंट फर्स्ट G1 फेज, G2 फेज, सॉरी S फेज, G1 S फेज हो गया, G2 फेज हो गया, N फेज हो गया, ये हो गया G0 फेज होता है, और ये हो गया बेटा इंटरफेज होगा, इंटरफेज और साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का फेज होता है। ऐसे कंडीशन में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली हमने बताया कि ऐसे कंडीशन में ये 2 फेज पाया जाता है। ऐसे कंडीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जी फेज, इसका देखा था हमने जो कंडीशन बताया कि जो चेक पॉइंट होता है इसमें जो होता है ये जो डीएनए का सिंथेसिस होता है, हमने बताया कि इसमें 4 फेज आते हैं। एन फेज में होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसके साथ साथ डाइकिनेसिस का पार्ट आता है। अब ऐसे कंडीशन में देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि चेक पॉइंट ये क्या होता है, इसमें जो होता है बेसिकली डीएनए सिंथेसिस को हम क्या करते हैं, जो डीएनए का सिंथेसिस होता है ऐसे पार्ट को हम क्या कर सकते हैं, चेक पॉइंट कर सकते हैं। अब ऐसे कंडीशन में बेसिकली अगर देखा जाता है जो चेक पॉइंट होता है इसमें 3 फेजेस में पाया जाता है, 3 टाइप्स की कंडीशन में होता है। वो कौन कौन से होते हैं, बेसिकली अगर देखा जाता है पहला जो चेक पॉइंट होता है वो G1 फेज में होता है, G1 फेज में स्टार्ट होता है। दूसरा जो होता है उसका G2 फेज में होता है, और तीसरा जो होता है वो N फेज में होता है। इट मींस अगर देखा जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इस कंडीशन में जो चेक पॉइंट होता है वो 3 फेज में पाया जाता है। वो होता है G1 फेज, G2 फेज एंड M फेज की कंडीशन आती है। G1 फेज को हम फर्स्ट फेज करते हैं जिसमें से प्राइमरी जो इसका होता है चेक पॉइंट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इस चेक पॉइंट में हम डीएनए की सिंथेसिस को रिप्रेजेंट, जो सिंथेसिस होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं।
अब इसका देखा आता जो चेक पॉइंट होता है, इसे बेसिकली हम लोग देखते हैं इसे रेस्ट्रिक्टेटिंग फेज कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन फेज कह सकते हैं, या चेक पॉइंट कह सकते हैं। चेक पॉइंट को रिस्ट्रिक्शन फेज कह सकते हैं, चेक पॉइंट को रिस्ट्रिक्शन फेज, रिस्ट्रिक्शन, इसे रिस्ट्रिक्शन फेज कह सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन फेज। और इसके साथ ही साथ जो देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे कंडीशन में जो चेक पॉइंट होता है बेसिकली ये कहाँ पर पाया जाता है, ये जो होता है इसमें जो बेसिकली बैक्टीरिया के कंडीशन में या इसके साइनोबैक्टीरिया में या ईस्ट में इसको जो होता है इसमें जो बेसिकली जो पाए जाते हैं चेक पॉइंट की कंडीशन जो इसका एग्जांपल होता है ईस्ट में होता है बैक्टीरिया, 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 साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया के साथ साथ होता है इसका ईस्ट, ईस्ट में पाया जाता है जो इसका जो कंडीशन होता है। जो फर्स्ट हमारे इसमें जो होता है देखा होता है जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है चेक पॉइंट के लिए कि इसमें बेसिकली एंजाइम इन्वॉल्व, जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो क्या होता है, इसमें टू टाइप्स के एंजाइम होता है। पहला होता है ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम, एंजाइम इसमें जो फैक्टर होता है एंजाइम इन्वॉल्व होता है, एंजाइम, एंजाइम होता है प्रोटीन काइनेज, प्रोटीन काइनेज एंजाइम होता है। प्रोटीन काइनेज के साथ ही साथ आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसे हम साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम कह सकते हैं। सेकेंड एंजाइम होता है इसका प्रोटीन डिपेंडेंट, प्रोटीन डिपेंडेंट, डिपेंडेंट प्रोटीन डिपेंडेंट साइक्लिन एंजाइम, प्रोटीन डिपेंडेंट साइक्लिन एंजाइम होता है। एंजाइम यह जो होता है एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये साइक्लिन डिपेंडेंट कैसा होता है, ये सीडी इसे कह सकते हैं प्रोटीन डिपेंडेंट साइक्लिन काइनेज एंजाइम, साइक्लिन काइनेज एंजाइम, डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, ये होता है काइनेज एंजाइम होता है प्रोटीन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, काइनेज एंजाइम। या इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको सीडी, सीडी केएस बोलते हैं, शॉर्ट होता है प्रोटीन डिपेंडेंट में सीडी केएस। ये टू एंजाइम आर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन चेक पॉइंट, क्योंकि ये जो होता है एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा जो होता है एंजाइम के परफॉर्मेंस के आधार पर ये जो होता है इसका वैल्यू इसमें बढ़ते हैं। दूसरा जो इसको देखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यह एंजाइम जो हमने बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो जीवन फेज में होता है, यानी फर्स्ट गैप फेज में होता है। सेकेंड इसका जो पार्ट होता है वो जीगो फेज में होता है। थर्ड जो होता है इसका माइटोटिक फेज के कंडीशन में आता है। एस फेज में इसका इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। इसके साथ ही साथ जो देखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है कि ऐसे कंडीशन में जो क्रोमैटिड होता है, ऐसे कंडीशन में जो सेल डिवीजन में जो क्रोमैटिड पार्ट होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि यह जो होता है अगर देखा जाता है जो स्पिंडल फाइबर होता है, जो क्रोमोसोम का जो पार्ट होता है अगर देखा जो बाइवैलेंट कंडीशन में अगर कोई क्रोमोसोम होता है, ये मान लीजिए कोई क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम की कंडीशन जो होता है ऐसे कंडीशन में जब ये क्रोमोसोम की जब कंडीशन होता है क्रोमैटिड का कंडीशन होता है तो वो हमेशा जो होता है एक नॉर्थ पोल पर, एक नॉर्थ पोल की तरफ इसका डिवाइड करता है, नॉर्थ पोल पर डिवाइड होता है, और दूसरा एक क्या होता है साउथ पोल पर, साउथ पोल पर इसमें अट्रैक्शन होता है, साउथ पोल पर अट्रैक्शन होता है। और फिर इस अट्रैक्शन के आधार पर क्या होता है कि इसमें अगर देखा जाता है ये क्या होता है डिवाइडेशन होता है और लास्ट में चल करके इसका जो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ से जो अट्रैक्शन था स्पिंडल फाइबर का, ये क्या होता है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर का इसमें डिवाइडेशन होता है, अट्रैक्शन होता है, जिसके आधार पर क्या होता है इसकी चेंजेस आ जाता है। तो इस तरीके से देखा जाता है स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि यहाँ पर जो होता है ये चेक पॉइंट जो होता है बेसिकली इसमें हमने बताया
कि जो डीएनए रेप्लिकेशन की जो कंडीशन होता है या डीएनए के जो क्रोमोसोमल पार्ट का जो डिवाइडेशन होता है, इस पार्ट को हम इसमें मेजर कर सकते हैं। अब चेक पॉइंट जो हमने बताया कि बेसिकली यह जो होता है 3 फेजेस में पाया जाता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा। पहला जो पॉइंट होता है कि ये कहाँ पे पाया किसमें होता है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन फेज होता है, चेक पॉइंट होता है जो बेसिकली ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया एज के रूप में डेवलप इससे पाया जाता है। दूसरा जो होता है इसका देखा जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंजाइम कौन से इन्वॉल्व होता है, उसमें हम देखते हैं जो सीडीकेएस होता है, प्रोटीन डिपेंडेंट एंजाइम होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं बेसिकली साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, प्रोटीन काइनेज एंजाइम और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। एंजाइम जो होता है सीडीकेएस के नाम से जानते हैं। ये जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये एंजाइम जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीडीकेएस। तो यहाँ पर भी जो होता है ये सीडीकेएस यानी साइक्लिन डिपेंडेंट एंजाइम काइनेज एंजाइम में इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में इन्वॉल्व होता है। अब एक चीज और है कि यहाँ पर जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन काइनेज से जो होता है ये साइक्लिन डिपेंडेंट हो जाएगा, क्या होता है ये डिफरेंट एंजाइम होता है, यानी प्रोटीन डिपेंडेंट जो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम होता है ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम से क्या होता है ये डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से देखा जाता है बेसिकली यह जो होता है ये इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है इसका जिसे हम कह सकते हैं इसे चेक पॉइंट कहते हैं, जो बेसिकली 3 फेजेस में पाया जाता है, G1 फेज में होता है, G2 फेज में होता है और M फेज में पाया जाता है। इसमें भी जो होता है जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम होता है, दूसरा एक होता है प्रोटीन काइनेज एंजाइम होता है। ये बेसिकली जो होता है एंजाइमेटिक रोल पे होता है और ये भी जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस के पार्ट को इसमें डिसाइड कर सकता है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाता है तो बेसिकली इसमें हम किसी भी डिवाइस का जो पार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो चेक पॉइंट होता है, ऐसे कंडीशन में हम डैमेज ऑफ डीएनए इसमें क्या करते हैं डैमेज ऑफ डीएनए जो होता है इसमें इसको स्टडी कर सकते हैं। ये जो चेक पॉइंट डैमेज ऑफ डीएनए की सिचुएशन को हम इसमें जो डैमेज डीएनए होता है वो कितना डैमेज हो गया उसके बाद हम इसका कैसे ये डीएनए का आगे सिंथेसाइज कर सकता है उसका हम मेंशन करते हैं या इसके स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है इस कंडीशन में साइक्लिन में तो ये क्या होता है प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो होता है ये एक तरीके से ये डीएनए में डुप्लीकेशन में प्रोटीन एंजाइम इंपॉर्टेंट जो होता है एंजाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। दूसरा कह सकते हैं कि ऐसे कंडीशन में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसमें वो कैसा होता है क्रिटिकल टाइप का होता है। इसमें जो होता है जो रिस्ट्रिक्शन फेज कर सकते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस कैसा होता है क्रिटिकल टाइप, प्रोटीन सिंथेसिस क्रिटिकल टाइप का क्रिटिकल होता है, क्रिटिकल टाइप होता है। तो इसमें 2 चीजें रिस्ट्रिक्शन फेज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसा होता है क्रिटिकल टाइप का होता है और इसमें जो होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें जो डैमेज डीएनए होता है डैमेज डीएनए को हम इसमें क्या कर सकते हैं पॉइंट आउट कर सकते हैं, डैमेज डीएनए को हम स्टडी कर सकते हैं चेक फ्रॉम डैमेज डीएनए। तो इसमें जो होता है डैमेज डीएनए को भी हम क्या कर सकते हैं हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा कि हमें ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि जो भी कंडीशन पाया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि अगर इस कंडीशन में देखते हैं तो जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है वो
फेज में पाया जाता है। सेकंड जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस क्रिटिकल टाइप का होता है। थर्ड अगर देखते हैं इसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ईस्ट जो होता है इसमें इन्वॉल्व होता है एग्जांपल के लिए। इसके साथ साथ जो होता है ऐसे कंडीशन में जो होता है बेसिकली जो प्रोटीन जो चेक पॉइंट होता है बेसिकली इसमें किसमें होता है, ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम में पाया जाता है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम में पाया जाता है जिसमें करता है सेल साइकिल ऐसे चेक पॉइंट करते हैं, चेक पॉइंट। तो इस तरीके से देखा जाता है यह एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यह बेटा एक छोटा सा टॉपिक था जिसे हम कहते हैं चेक पॉइंट कहते हैं। अब यह जो इसके साथ साथ जो होगा नेक्स्ट इसका टॉपिक जो होता है हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आप लोग इसको स्टडी करिए, जो भी डाउट होता है उसे पूछिए, हैं कहीं से कोई प्रॉब्लम होता है बेटा उसे विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉल मी।